2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। पीएम मोदी ने इस बार बीजेपी के लिए 370 पार का आंकड़ा भी दे दिया है। पीएम मोदी ने हमेशा ही अपनी सभाओं में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की है। सब में तो मुस्लिम जनता भी आती है और इसीलिए इस वीडियो में समझते हैं कि भारत के मुसलमानों के लिए पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या कुछ किया। पिछले चुनाव में मुस्लिम समाज का वोटिंग पैटर्न क्या रहा, क्या 2024 में इस पैटर्न में कुछ बदलेगा। स्विच एक्सप्लेनर में इसी पर बातचीत। मैं हूं सैयद सौबान। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में मुसलमानों की टोटल पॉपुलेशन 14.2% थी, यानी 17.22 करोड़। लेकिन साल 2023 में सरकार ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी थी कि भारत में मुसलमानों की अनुमानित आबादी 19.75 करोड़ के आसपास होगी। ये 2023 की बात थी। अब 2014 और 2019 में मुस्लिम वोटर्स का वोटिंग पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये डेटा देखकर हैरानी होगी कि 2014 में जब बीजेपी ने एक ज़बरदस्त कैंपेन किया तो कांग्रेस को वोट देने के मामले में मुस्लिम वोट शेयर में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। ये डेटा लोकनीति CSDS सर्वे का है। इसमें साफ दिख रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले भाजपा ने अपना मुस्लिम वोट शेयर दोगुना कर दिया, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में कोई चेंज नहीं देखने को मिला। 2014 में भाजपा को 9% वोट मिले और 2009 में कांग्रेस को 38% मुस्लिम वोट मिले थे और 2014 में ही ये संख्या उतनी ही रही थी। इसके बाद 2019 में सिर्फ 8% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी 2014 के मुकाबले 1% की कमी देखने को मिली। 2019 के बाद जो भी विधानसभा चुनाव हुए वहां मुसलमानों ने बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टियों को ही वोट किया था। 2020 बिहार विधानसभा में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले। 2021 वेस्ट बंगाल चुनाव में 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को मिले। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी को वोट किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी माइनॉरिटी यूनिट के प्रवक्ता यासिर जिलानी का मानना है कि बीजेपी ने इस बार मुस्लिमों के 16 से 17% वोट हासिल करने का टारगेट रखा है। लेकिन 2024 में क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक पर बड़ा फैसला दिया था। बीजेपी दावा करती है कि 1 अगस्त वही दिन है जिसने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। यहाँ बीजेपी ये भी तर्क देती है कि 1 अगस्त का दिन देश के इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज हुआ था। पीएम मोदी खुद इस मुद्दे को लेकर जनता से बातचीत करते रहे हैं। 27 जून 2023 को भोपाल में पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा था वो भी सुनिए। मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक को खत्म करना मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम माना जा सकता है। लेकिन इससे क्या मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, मुस्लिमों में पसमानदा समाज का भी काफी जिक्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किया है और लगातार इस समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की बात कही है। दानिश आजाद अंसारी योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। बीजेपी ने यहाँ भी मास्टर स्ट्रोक खेला था। उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट मुस्लिम मोहसिन रजा को हटाकर ही पसमानदा समाज से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया था। दानिश अंसारी यहाँ तक कह चुके हैं कि पसमानदा मुसलमान अब बीजेपी के साथ ही जाने वाले हैं। दानिश अंसारी समय समय पर इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि आखिर क्यों पसमानदा समाज के लोग बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। यकीनन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पासमानदा पिछड़ा मुस्लिम समाज है, उसके उत्थान की बात न केवल कही जा रही है बल्कि धरातल पे पासमानदा समाज की तरक्की के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम भी कर रही है। जिस तरीके से तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ
चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, हर योजना में बड़ी हिस्सेदारी जो हमारे मुस्लिम पासमानदा समाज की है। और इन योजनाओं का लाभ लेके पासमानदा समाज आज तरक्की की तरफ आगे जुड़ रहा है। निश्चित तौर पर पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री जी ने पासमानदाओं की आवाज को बुलंद किया और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पासमानदा समाज के लिए जो काम किया, इससे आम पासमानदा समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर आज एक विश्वास है कि सही मायनों में एक ऐसी सरकार है जो उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रही है। अब सवाल आता है कि मुस्लिमों के पसमानदा समाज में कौन आता है। पसमानदा मूल रूप से एक फारसी का शब्द है और इसका मतलब होता है जो लोग पीछे छूट गए या फिर दबाए गए या फिर सताए गए। भारत में जो मुसलमान रहते हैं इसमें 15% उच्च वर्ग के माने जाते हैं जिन्हें अशरफ कहा जाता है। इसके अलावा जो 85% लोग हैं उन्हें अर्जल या अर्जाल यानी कि दलित मुस्लिम कहा जाता है। इसके साथ ही जो अजलाफ मुस्लिम हैं वो बैकवर्ड कास्ट मुस्लिम्स हैं और ये दोनों ही पसमानदा समाज में आते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पसमानदा मुसलमान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ऐसे में मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरीके से पीछे रहे हैं और दबे रहे हैं, उन्हें ही पसमानदा कहा जाता है। बीजेपी ने हमेशा ही पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने की बात कही है। पसमानदा मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने स्नेह यात्रा भी निकाली। करीब 25,000 मुस्लिमों को मोदी मित्र बनाया गया जो अपनी कम्युनिटी में सरकार का प्रचार कर रहे हैं। अब 2024 में देखना होगा कि क्या पसमानदा समाज बीजेपी के साथ जाता है या नहीं। यहाँ पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के साथ वो नजर आए थे। 2018 में भी पीएम मोदी इस समुदाय के कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। पसमानदा मुसलमानों के साथ बीजेपी बोहरा समुदाय के मुसलमानों के साथ भी नजर आ रही है। बीजेपी ये दावा करती रही है कि मुस्लिम समुदाय के इस वर्ग के साथ उनके संबंध बहुत पुराने हैं। गुजरात में, खासकर दक्षिण गुजरात में बोहरा समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। आपको याद होगा कि जून 2023 में अमेरिका के दौरे के बाद पीएम मोदी ने मिस्र का दौरा किया था और इस दौरे में उन्होंने काहिरा में मौजूद ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद का दौरा भी किया था। इस मस्जिद का कनेक्शन भी बोहरा समुदाय के लोगों से है। बताया जाता है कि मिस्र में मौजूद 11वीं सदी की इस मस्जिद की मरम्मत का काम भारत में रहने वाले दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों की मदद से पूरा हुआ था। यहाँ ये भी सवाल आता है कि आखिर बोहरा मुस्लिम कौन है। दरअसल बोहरा इवॉल्व हुआ है गुजराती शब्द बहाउराउ से। इसका मीनिंग होता है व्यापार। 1539 के बाद जब इस समुदाय का भारत में विस्तार होने लगा तो इनका मुख्यालय भारत के सिद्धपुर गुजरात में बनाया गया। इसके बाद 1588 में इस समुदाय के 30वीं सैयदना की मृत्यु के बाद उनके वंशज दाऊद बिन कुतुब शाह और सुलेमान शाह के बीच सैयदना के पद पर दावेदारी को लेकर मतभेद हो गया और यहाँ से दो हिस्सों में समाज बटा। सैयदना एक तरह से समाज में प्रमुख को कहा जाता है। दाऊद बिन कुतुब शाह को मानने वाले दाऊदी बोहरा और सुलेमान को मानने वाले सुलेमानी बोहरा कहलाने लगे। सुलेमानी बोहरा की संख्या दाऊदी बोहरा के मुकाबले में कम थी और उनके प्रमुख धर्मगुरु ने कुछ वक्त बाद अपना मुख्यालय यमन में बनाया और दाऊदी बोहरा जो थे उनके धर्मगुरु का मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया। भारत में ज़्यादातर बोहरा मुस्लिम गुजरात और महाराष्ट्र में ही हैं। इसके अलावा देश के कई इलाकों में इस समुदाय के लोगों की संख्या काफ़ी कम नज़र आती है। आपको यहाँ पर बता दें कि पसमानदा के मुकाबले बोहरा मुस्लिम को एलीट क्लास में शामिल किया जा सकता है क्योंकि इस समुदाय से आने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और समृद्ध माने जाते हैं। बीजेपी के साथ और ख़ासकर पीएम मोदी के साथ इन समुदाय के लोगों का गहरा लगाव है। पीएम मोदी मुस्लिम देशों के साथ लगातार बेहतर संबंध बनाते दिखे हैं। जानकारों का मानना है कि इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारतीय मुसलमानों पर पड़ता है। हाल ही में 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में पीएम मोदी BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए थे। उससे एक दिन पहले की बात आपको यहाँ पर बताएं तो अबू धाबी के शेख जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंडियन डायस्पोरा के करीब 50,000 लोगों को पीएम मोदी ने संबोधित किया था। ऐलान मोदी के नाम से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। अपने 2 टर्म में पीएम मोदी 2 बार सऊदी अरब, 2019 में बहरीन, 2018 में ओमान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और 2016 में कतर भी जा चुके हैं। 2015 में UAE में शेख जायद ग्रैंड मॉस्क में भी उन्होंने विजिट किया था। 2018 में ओमान की सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क भी पीएम मोदी गए थे। यही नहीं, पीएम मोदी को सऊदी अरेबिया, UAE और बहरीन के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
वापस भारत आइए तो इसके अलावा देश में पीएम मोदी ने अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर भी चढ़ाने के लिए 11 जनवरी 2024 को भेजी थी। खैर 2024 के मद्देनजर कुछ आंकड़ों पर भी यहाँ पर नजर डालते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बीजेपी के 2 पदाधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी थी कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी का फोकस उन 64 सीटों पर है जहां पर मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है। यहाँ फिलहाल बीजेपी की 2 दर्जन सीटें हैं, लेकिन वो सीटें कौन सी हैं इस बात का खुलासा नहीं किया गया था इस रिपोर्ट के अंदर। सीएसडीएस के हिलाल अहमद ने बताया कि बीजेपी ने पहले भी चुनावों में मुस्लिम सपोर्ट पाने की कोशिश लगातार की है, लेकिन इस बार डेडिकेटेडली नेशनल कैंपेन भी चलाया गया है। यहाँ चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोटों का कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी को मुस्लिम वोटों के मामले में ज़्यादा लाभ या फिर नुकसान होने की उम्मीद नहीं है। संजय कुमार ये भी कहते हैं कि जो पार्टी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती, आखिर उसे मुसलमान अपना वोट क्यों देगा, ये उनका सवाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि मुस्लिम समुदायों के लोगों में बीजेपी को लेकर क्या मत है, ये तो लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद सामने निकल कर आएगा। आपको क्या लगता है कि इस बार चुनावों में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है और क्या मुस्लिम इस बार बीजेपी को ज़्यादा वोट करने वाले हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग स्विच।